अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे जंगल में अकेले? आग लगाने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, खाना पकाओगे? ओ, आग नहीं लग रही? ओके। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्त, इन दोनों पत्थर को मारने पे जो चिंगारी निकलती है, जो आग निकलती है, वो क्यों निकलती है? नहीं पता? उसको कहते हैं फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या तुम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हो? आहा, चलो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन खाना भी पकाएंगे और फिर खाएंगे भी। हेलो बच्चों, दिस इज शहबाज सूफी, फिजिक्स डायरेक्टर इनविक्टस क्लासेस, एंड आज हम फ्रिक्शन की कहानी समझेंगे। व्हाट इज दिस फ्रिक्शन? तो बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन हमें मिलता है, या लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा होता है, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। This definition is not entirely true. Friction opposes relative motion, या friction opposes, अगर ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है तो फ्रिक्शन अपोजेस स्लिपिंग। फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मोटी सी फिजिक्स की बुक है। क्या तुम लोगों को पढ़ना है इसे? नहीं पढ़ना? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन रखूँगा और फिर इसको कुछ इंक्लाइन करूँगा, कुछ एंगल दूंगा, तो आपको पता है ये फ़ोन जो है कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। अभी मैं कर नहीं रहा, वरना नया फ़ोन पता चला मार्केट जाना पड़ेगा मुझे ख़रीदने। तो जैसे ही यह स्लिप करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा? स्लिप करेगा, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को रोकेगा। चलो एक और एग्जाम्पल, चलो सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हम, वॉकिंग का एग्जाम्पल। हमें लगता है जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे पाँव पे पीछे की तरफ लगता होगा। देखते हैं, अब हमें नया डेफिनेशन मिल गया, फ्रिक्शन अपोजेस स्लिपिंग। तो एक्चुअली वॉकिंग देखो बच्चों होती कैसी, अगर मैं इसको आपको ब्रेक डाउन करूँ, स्लो मोशन में करूँ, तो वॉकिंग कैसी होती है देखना पहले। क्या कर रहा हूं मैं जमीन को पीछे धक्का दे रहा हूं, देखो। इस तरीके से अर्थ मुझे जमीन आगे धक्का देती है और मैं आगे मूव करता हूं। बट फ्रिक्शन की बात देखो, फ्रिक्शन का बात देखो, यहां पे थर्ड लॉ नहीं डिस्कस कर रहे। फ्रिक्शन देखो, मैं जब इसको पाँव को यहां पीछे करता हूं तो ये पीछे स्लिप हो रहा है, पीछे स्लिप हो रहा है, दिख रहा है? जल्दी देख लो वरना अभी यहां पड़ा होऊंगा मैं। तो ये पीछे स्लिप हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा? आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये स्लिपिंग को अपोज करेगा। अब हमें आदत हो गई, हमें ऐसे ऐसे चलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ लोग होते हैं जो पाँव घसीट के चलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? तो अब हम नॉर्मल सीख गए चलना। बट अगर नहीं सीखते तो हमें ये साफ साफ दिखता कि पाँव हमारा पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ, पाँव हमारा पीछे स्लिप हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ए और बी, और दोनों ही एक वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है? बी जो है, जैसी मान लो मैं बी पे फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई एफ, और बी आगे की तरफ आएगा ना? तो बी जो ए पे फ्रिक्शन लगाएगा, सोच के देखो, इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फ्रिक्शन अपोजेस स्लिपिंग। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन, फिर हम आएंगे फ्रिक्शन का टाइप, फ्रिक्शन क्या मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या है, वगैरह वगैरह। डायरेक्शन समझो, जैसे ही मैं बी को आगे पुल करूंगा तो बी ए पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। अब कैसे लगाएगा देखो, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये भी था ना? अब जैसे ही बी आगे जाएगा, बी ए को देखेगा और कहेगा भैया तुम तो पीछे रह गए, अरे चलो चलो मेरे साथ चलो। उसको दिखेगा ए पीछे की तरफ स्लिप हो रहा है, खुद जा रहा है आगे, और उसको क्या दिखेगा? ए पीछे छूट रहा है। तो ए पे फोर्स कहां लगाएगा? आगे की तरफ। तो बी जो ए पे फ्रिक्शन लगाएगा वो कहां होगा? आगे की तरफ होगा। और अगर ध्यान से देखो तो अगर ये दोनों साथ साथ आगे मूव करते हैं तो एक्चुअली वही फोर्स है ए पे, जो बी ए पे लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ए एक्चुअली साथ में चल पा रहा है, क्योंकि एफ नेट फोर्स ए के ऊपर तो वही फोर्स है और तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो वही फोर्स है जो उसको मजबूर कर रही है एक्चुअली बी के साथ चलने में। खैर, ये आपको समझ में आ गया भाई, ए छूट रहा था पीछे, तो बी ने फोर्स कहां लगाई? आगे की तरफ। अब ए भी बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? सोच के देखो, ए कहेगा यार बी चल दिया, अब ए कहेगा अरे यार ये तो चल दिया, मैं क्या करूं? अरे रुक रुक रुक, कहां जा रहा है भाई? स्लिप कर रहा है तू तो आगे की तरफ, रुक रुक रुक। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। तो ए बी पे लगाएगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ठीक है? अच्छा, बी और ग्राउंड के बीच में सोचो,
क्या वहां पे भी फ्रिक्शन होगा? यस। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं बी को आगे पुल करता हूं, ग्राउंड कहेगा भैया किधर जा रहे हो, रुक जाओ, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। बी आगे की तरफ स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। अच्छा, क्या बी भी ग्राउंड पे एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन की? बिल्कुल सही। कहां लगाएगा भाई? बी कहेगा कि ग्राउंड तुम तो पीछे छूट रहे हो, मेरे साथ नहीं आ रहे क्या, चलो आगे, तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है, तो फोर्स कहां लगेगी? आगे की तरफ। इससे यह भी समझ में आया कि फ्रिक्शन जो है थर्ड लॉ को ओबे करता है, सारी फोर्सेस करती हैं, तो फ्रिक्शन भी जो है वो पेयर्स में ही आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में ही क्रिएट होगा। लेकिन जमीन थोड़ी आगे चल जाती, क्यों? जमीन बहुत बड़ी है, उसकी फोर्स से थोड़ी वो मूव कर पाएगी, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अर्थ की मास इतनी ज्यादा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा थोड़ी होता है कि आप चल रहे हैं, आप जो है अगर जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, जमीन आपको आगे की तरफ पुश कर रही है, तो जमीन थोड़ी चलने लगती है। याद आया? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। प्रैक्टिकली नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होगा। खैर, अब हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, एक्सेट्रा। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखने के लिए मेरी लाइब्रेरी में चलते हैं। चलो। अरे इतना छोटा कैसे हो गया मैं? चलो। अरे एक बुक रखी है, क्या इस बुक की हेल्प से हम फ्रिक्शन की टाइप समझ सकते हैं? चलो देखते हैं। तो इस बुक को मैं कोशिश करता हूं, वैसे तो मैं बहुत छोटा हो गया लेकिन कोशिश करते हैं। इस बुक को मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं पुश कर सकूं। अच्छा, पुश करने से पहले सोचो, क्या इस बुक के पास कोई फ्रिक्शन है? नहीं सर, आपने कहा था फ्रिक्शन तब आता है जब स्लिपिंग होती है। ठीक है, अब मैंने इस बुक पे कुछ फोर्स लगाई, क्या तुम लोग देख सकते हो? हाँ, लेकिन यार ये बुक तो मूव नहीं कर रही। हाँ, मैं छोटा हूं लेकिन सोचो ये बुक मूव क्यों नहीं कर रही? मैंने तो एक फोर्स लगाई है, लेट अस से 5 न्यूटन की। तो कौन सी फोर्स है जो इस बुक को रोक रही है स्लिप होने से? कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन है, अभी भी फ्रिक्शन है। तो आपने कहा था सर फ्रिक्शन तब आता है जब स्लिपिंग होती है। एक्चुअली फ्रिक्शन तब भी आ सकता है जब एक टेंडेंसी हो स्लिपिंग की। इसमें एक टेंडेंसी है स्लिपिंग की। इस फ्रिक्शन को बच्चों हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस हो जब बॉडी में टेंडेंसी हो स्लिपिंग की, यानी अगर इस वक्त इस बॉडी के पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता और मैं इसको पुश करता तो ये सीधे चली जाती आगे, पर इसको किसी ने रोका। कौन था वो रोकने वाला? वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या था? सोच के देखो, अगर इसको मैं पुश करता हूं तो इसमें टेंडेंसी क्या है स्लिपिंग होने की? इसके अंदर स्लिप होने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में? सामने की तरफ। तो फ्रिक्शन कौन सी तरफ लगेगा? पीछे, मेरी तरफ। तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन, राइट? चलो, तो डायरेक्शन समझ में आ गया तुम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन का। पर इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना था, इसको अब तुम लोग सोच के रखना। अगर मैंने 5 न्यूटन लगाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये तुम लोग सोच के रखना। इसका आंसर तुम लोगों को वीडियो के एंड में समझ में आएगा। पर ये अभी तक मूव नहीं कर रही। चलो मैं किसी की हेल्प लेता हूं। सुनो, तुम इधर आना, जरा हेल्प करना मेरी, इसको मूव करने। आ गया, ये भी बड़ा छोटा लग रहा है आज, है ना? चलो अपन दोनों इसको पुश करते हैं, ठीक है? पुश करोगे मेरे साथ? आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, पुश करते हैं, आ जाओ। यार पुश नहीं हो रही तुमसे, तुम खा के नहीं आए क्या खाना? अरे यार चलो कुछ और करते हैं, थक गए तो पुश नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन पुश नहीं हुई। लेकिन एक बात सोचो, मैंने 5 न्यूटन लगाया, इसने 5 न्यूटन लगाया, टोटल कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। अरे वाह, लेकिन ये अभी भी मूव नहीं करा। क्या इसके पास अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन था? हाँ, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? सोच के रखो, आंसर बाद में मिलेगा। चलो, एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया। या ऊपर वाले हमको बड़ा कर दे। तुम क्यों नहीं मांग रहे? चलो, या ऊपर वाले हमको बड़ा कर दे। ओ ये अब बड़े हो गए। चलो बड़े हो गए, हेलो। अब इसको पुश करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पुश करते हैं, आ जाओ, बड़े हो गए हम, आज पुश करते हैं। ये हो गया। अब क्यों नहीं लगा स्टैटिक फ्रिक्शन? तब लग रहा था। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई लिमिट है? यस, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, उस हद तक ही लगेगा, उसके बाद वो लगना बंद कर जाएगा। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई नया टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ये ऑब्जेक्ट मूविंग था, फिर से देखो, ये मूव करा, इस वक्त भी क्या फ्रिक्शन होगा?
ऑब्वियसली ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब स्लिपिंग एक्चुअली होती है तब फ्रिक्शन होता ही है, और इस फ्रिक्शन का बच्चों नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है मोशन की, मोशन नहीं हो रहा होता है लेकिन टेंडेंसी होती है मोशन की, या टेंडेंसी होती है स्लिपिंग की। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब एक्चुअली स्लिपिंग होती है, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जो बॉडी लगा सकती है। उसके बाद बॉडी कहेगी अरे भैया हमारी इतनी ही कैपेबिलिटी थी, इससे ज्यादा तुम फोर्स लगाए हम पे तो हम चल देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, और वो चलना शुरू कर देगी। इज दिस क्लियर? अब फ्रिक्शन क्रिएट क्यों होता है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, और इन फ्रिक्शन की जो वैल्यूज है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, इसको एक स्किट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन क्रिएट क्यों होता है। बच्चों अब हम रीजन जानना चाहते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्यों लगता है किसी भी दो सरफेसेस के बीच में। तो फ्रिक्शन जो है, एक आपको थियोरी मिलेगी, बहुत ज्यादा कॉमन थियोरी, कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। जो सरफेसेस होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रफ होती हैं और उनके बीच में गैप्स होते हैं, और ये दोनों जो है स्मूथ नहीं होती सरफेसेस। 100% कोई भी सरफेस रियलिटी में स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें रफनेस होती है। इस रफनेस की वजह से ये दोनों सरफेसेस जो है लॉक हो जाती हैं, विच क्रिएट्स फ्रिक्शन। This is not entirely true. Friction is caused mostly due to bond formation between the two interacting surfaces. ये जो दो surfaces हैं जिनके बीच में friction लग रहा है, इनके बीच में bond formation होता है। For example आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने yellow से bonds बनाए हैं, तो you can imagine these bonds to be rubber bands. Now these are stretchable rubber bands. अब क्या होगा, जैसे ही आप एक external force F लगाएंगे यहाँ पे, ये रबर बैंड्स खींचेंगे और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, करेक्ट। और फिर एक लिमिट होगी जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी, जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिट के बाद अगर आपने और इस रबर बैंड को खींचने की कोशिश करी तो ये रबर बैंड टूट जाएगा, और ये जो बॉडी जब मूव करने लगेगी तो ये फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। अंडरस्टूड? अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ये बॉडी मूव कर रही तो तब क्या ये बॉन्ड्स नहीं बनाएगी? बनाएगी। जैसे जैसे ये मूव कर रही उस टाइम भी बॉन्ड्स बनाती जाएगी, और जैसे जैसे मूव कर रही है बॉन्ड्स टूटते भी जाएंगे। लेकिन रेस्ट पे बने हुए बॉन्ड्स जो होंगे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, और मूव करते टाइम जो ये बॉन्ड्स बनाएगा बॉडी, वो बॉन्ड्स थोड़े से वीक होंगे। इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम आती है। और एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की ही हेल्प से हम एक बहुत ही प्यारी स्किट से अब समझने की कोशिश करेंगे। देखें, चलो अब देखते हैं मेरे साथ एक स्किट, बहुत ही प्यारी स्किट है, और दो दोस्त बैठे हुए हैं चाय की दुकान पे। अब आपको मैं यहां पे देखो क्या समझाने की कोशिश करूंगा कि बैठे हुए जब दोस्त दो बैठते हैं एक जगह पे और चाय पीते हैं तो जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स बड़े मजबूत बनेंगे, राइट। ये अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब हमारे दो दोस्त बैठे हुए, चलो देखो यहां पर अब क्या होता है। एक एक्सटर्नल फोर्स आई है, ये जो ब्लैक में है ये एक एक्सटर्नल फोर्स F है। पॉज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स F है, और ये एक्सटर्नल फोर्स ध्यान से देखो अपने हाथ में कप लेकर आई है। यानी एक कप एक एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो एक कप एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो अब ये एक कप एक एक्सटर्नल फोर्स है और ये उसको जाके ऑफर कर रहा है, उसको जाके ऑफर कर रहा है। चलो देखते हैं क्या वो लेता है या नहीं, देखते हैं। ओहो एटीट्यूड, नहीं लिया उसने, वापस चले गए। अब ये एक्सटर्नल फोर्स दो कप लेकर आई। ध्यान से सोचना, जब एक कप लेकर आई थी उस वक्त क्या ये बॉन्ड टूटे? नहीं टूटे। क्या फ्रिक्शन क्रिएट हुआ? बिल्कुल क्रिएट हुआ। एक टेंडेंसी थी उसके अंदर। कैसे पता सर आपको टेंडेंसी थी? भाई पलटा पीछे, उसने देखा अच्छा एक कप आया, उसने सोचा चला जाऊं, फिर उसने कहा नहीं यार एक कप तो मुझे यहीं मिल जाएगा। तो टेंडेंसी थी उसके अंदर, है कि नहीं? तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्रिएट हो गया। कितना हुआ? एक एक्सटर्नल फोर्स आई थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसको कितनी आई थी? एक। भाई एक कप को एक कप ने काटा, ठीक है। अब दो कप लेकर आए, देखते हैं दो कप लेते हैं या नहीं। देखो ध्यान से,
ओके, 2 कप आए, कह रहा है अरे भैया क्या कर रहे हो, जाओ यहां से नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो 2 कप भी नहीं ली। यानी अगर आप 2 न्यूटन भी एक्सटर्नल फोर्स लेते हो तो 2 कप को किसने काट दिया, 2 ने काट दिया। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, 2, तो 2 को 2 ने काट दिया। कह रहा नहीं मैं नहीं टूटूंगा। ये बड़ी गहरी दोस्ती है। चाय पे बनी हुई दोस्ती बहुत गहरी होती है। क्यों, ऐसा सुना है तुम लोग ने? 3 कप आए क्या, अरे बाप रे 3 कप, अरे नहीं 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 भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कह रहा है अब 4 कप आए, क्या ये 4 कप ले लेगा? देखते हैं, मुझे लगता है 4 कप ये ले लेगा। हाँ तुम लोगों को क्या लगता है, 4 कप ले लेगा? कह रहा है नहीं, ओ भाई 4 कप की भी जरूरत, यानी 4 न्यूटन भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन उसको अपोज कर दे रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? तो 4 कप को 4 कप ने काट दिया। आई थिंक 5 कप आए। अब इस बार तो बहुत कॉन्फिडेंट एक्सटर्नल फोर्स लेकर ही जाएगी बॉन्ड तोड़ के। चलो देखते हैं। ओहो कुछ सोच रहा है, हाँ हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। उसका दोस्त कह रहा है नहीं लेकिन ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया और ये दोनों चल गए। किस पे चले? अरे बड़ा खुश है, 5 कप चाय मिल रही है मुझे, अरे चलो हाँ। अरे वैसे ही भोपालियों को चाय बड़ी पसंद है। दोनों चले, दोनों चले, बहुत खुश है। और वो दोस्त उसका हाथ हिलाता हुआ रह गया। तो बच्चों क्या समझ में आया हमको? एक्सटर्नल फोर्स जब लगती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस करती है। उस जब तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगती रहती है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस करती रहती है लीनियरली। 1 कप को 1 कप ने काटा, 2 कप को 2 कप ने काटा, एक लीनियर रिलेशन मेंटेन रहता है या नहीं रहता? फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज नहीं कर पाती। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल इसके केस में हम मान लेते हैं 5 से ज्यादा, ये इसने कहा कि भाई 5 अगर मिल रहा है, ओहो हो अब तो मैं अपोज नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अब हम एक बार ये चलना शुरू कर जाए तो अब हम कौन से फ्रिक्शन में आ गए? ध्यान से सोचो, अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गए। तो चलो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर अब ये दोस्त जो है ये खड़ा हुआ है और क्या हो रहा है यहां पर? देखो ध्यान से, पहले समझने की कोशिश करो तुम लोग, फिर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो बड़े ध्यान से देखो, फिर से देखो क्या हो रहा है यहां पे। सोचो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, सोचो क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है और थर्ड टाइम आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो चलते चलते बन रहे हैं। तो वो खड़ा हुआ और वो कहता है अरे रुको इधर आओ, तो वो चलते चलते जा रहा है। अब भाई चलते चलते जो बॉन्ड्स बनेंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अरे बैठे हुए जो बॉन्ड्स बने थे, बैठ के जो गम बांटे गए थे, याद है जो गम बांटे थे बैठे बैठे, भाई उन गमों की वजह से, उन कहानियों की वजह से, उन दास्तानों की वजह से, ओहो हो जो बॉन्ड्स बने थे क्या वो स्ट्रॉन्गर थे? आप कहेंगे यस सर। क्या चलते चलते वो बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। इस वजह से वो बन भी रहे हैं, वो देखता है उसकी तरफ और वो फौरन टूट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी लगी हुई है, तभी तो बॉडी मोशन के अंदर है और ये चलती जा रही है। इज दिस क्लियर? अब यहां पर सोचो फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या तुमको ये समझ में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कुछ कम है? चलो एक्चुअली स्टैटिक से नहीं है कम, कुछ और है जिससे कम है। खैर उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर आपको एक आइडिया मिल रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। हाथ में कितने कप्स पकड़े अभी भी उसने? 5। उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सोच के देखो क्यों नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ी? भाई पहले 5 में चल दिया था, 5 में चल दिया था ना। अब उसको पता है कि ये 5 में मान जाता है तो वो कितने में उसको देगा और वो चल देगा उसके साथ? 5। तो अब वहां से उसके दोस्त हाथ हिला रहे हैं आजा, ये नहीं आ रहा। कितने कप्स हैं इसके पास? 5, और ये 5 में ही चलता जा रहा है। अच्छा अगर मैं फोर्स को बढ़ा दूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दूं और दोनों तरफ से, एक एफ इधर से और एक एफ इधर से, दोनों तरफ से उसको पकड़ के लेके जाएंगे, तो मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स डबल करने पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? सोच के देखो भाई। वो बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर है। चलो देखते हैं इस एग्जांपल से। तो यहां पे दोनों उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसका दोस्त बहुत परेशान है और यहां पे जो है वो कहता है यार कि हार मान के वो बैठ गया है, हार मान के बैठ गया है, लेकिन कोई उसको उसका दोस्त वापस नहीं कर रहा है, कोई उसका दोस्त उसको वापस नहीं कर रहा है। अब बड़े ध्यान से देखो, कहता है यार मैं तुझे बहुत सारे कप्स देता हूं,
रुक रुक रुक, अरे रुक ये भी ले जा, अरे रुक यार तू भाई ये भी ले जा, मतलब कुछ तो कर, मैं इतने सारे कप्स तुझे ऑफर करता हूं। यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दो या तुम बॉन्ड्स को बढ़ा दो। देखो दो फोर्स लगी है बाहर की तरफ से, या तुम बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्गर क्रिएट करने की भी कोशिश करो, कुछ भी करो। ध्यान से देखना तो बीच वाले जो लाल वाला आपके पास जो इंसान है, या लाल वाला जो भी आपके पास यहाँ पे सरफेस है, इसके पास फ्रिक्शन कितना है अभी भी? 5 में चल दिया था ना। अब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, आप बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो भी क्या हो रहा है भाई? फ्रिक्शन तो यार फिक्स हो गया, फ्रिक्शन तो अब फिक्स हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। खैर सरफेस के चेंज करने से कोएफिशिएंट चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि कुछ भी कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? क्या वो वेरिएबल होगा? नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। फोर्स को हम डबल भी कर रहे हैं तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 5 में चल दिया ना, तो अब वो 5 में चलता रहेगा। लेकिन सुनो, कहानियां खत्म नहीं हुई, यहां पे अभी एक ट्विस्ट बचा है। सर क्या ट्विस्ट है? स्टोरी देखो आगे की, अगर स्टोरी से तुम समझ गए तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। देखो आगे नेक्स्ट। अब ये बेचारा दोस्त तन्हा अकेले खड़ा हुआ है, ओहो वेट कर रहा है अपने एक दोस्त का कोई तो आ जाए उसके साथ। अरे ये दूसरा फोर्स आया, कुछ बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में। चलो ध्यान से अभी सुनेंगे क्या बातचीत हो रही है, पहले समझते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। ओहो, कुछ कप्स मांग रहा है मुझसे। अच्छा कह रहा है मैं तुझे दूंगा कप्स, मैं दूंगा। अरे ये पुरानी वाली फोर्स ने 2 कप्स इससे छीन लिए और इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे अब दोनों पकड़ के लेके जा रहे हैं। ओहो, और उसके पास अब सिर्फ 3 कप हैं। यार ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर से प्ले करके देखते हैं। चलो फिर से प्ले करके देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 5, बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, बॉन्ड्स टूटते जा रहे हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। पर ध्यान से सुनना, पर एक्सटर्नल फोर्स जब आती है तो ये बीच वाले के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार ये एक और फोर्स आ रही है, ये वाली फोर्स मुझे वैसे ही 5 कप दे रही है, चल इस फोर्स से भी 5 कप मांग लेता हूं। क्या करता है? कहता है इस कप से भी, इस फोर्स से भी 5 कप मांग लेता हूं। 2 फोर्स हैं, ये भी 5 दे दे, ये भी 5 दे दे, टोटल मेरे पास कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो ये बातचीत उनके बीच में चल रही है। कहता है आप मुझे और कप दे दोगे? कहता है हाँ मैं आपको दे दूंगा 10 कप। मैंने 5 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 10 कप। लेकिन पुराना वाला फोर्स बहुत तेज था, उसने कहा रुको, नहीं, उसके हाथ में जितने 5 कप है उसमें से भी उसने 2 कप छीन लिए। पॉज करते हैं, तो 2 कप क्यों छीन लिए? बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन याद करो, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक से कम होती है। जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू थी, काइनेटिक उससे कम होती है। अब यहां पे स्टोरी में देखो कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, सुनना ध्यान से, इनके बीच में जो बातचीत हुई सुनो बड़े ध्यान से। आपको लाल वाले ने कहा काले वाले से कि भाई मुझे 5 तू भी दे, 5 मुझे पहले वाले काले से मिल रहे हैं, तू भी मुझे 5 दे। तो ये ब्लैक वाला बहुत स्मार्ट है, ये कहेगा सुनो अब मैं तुमको 5 भी नहीं दूंगा, अब मैं तुमको 3 दूंगा। है 3 क्यों दोगे भाई, मजाक चल रहा है? 5 में लेकर आए थे अब 3 दोगे? तो काला वाला कहेगा सुनो मुझे पता है तुम 5 की लालच में अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर आए थे, अगर अब तुम मेरे साथ 3 में नहीं चले तो तुम्हारे सारे दोस्त जो रास्ते में मिल रहे हैं इन सबको बता दूंगा कि चाय की लालच में तुम उन्हें छोड़कर आए थे। हाँ ब्लैकमेल हो रहा है ये, देख लो भाई साफ साफ। अब ये रेड वाला कहता है अरे क्या मजाक हो रहा है, जहां 10 मिलना चाहिए थे, छोड़ो 5 तो छोड़ो, 5 भी नहीं मिल रहे, अब तो कितने मिल रहे हैं? 3। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, लेकिन स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू थी जिस पे चलना शुरू हुआ था कितना? 5, उससे भी कम है, कितनी? 3। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि 2 कप छीन भी ली उससे, कहा तू मेरे साथ चला, अगर तू मेरे साथ चला तो अब तू लालची बन गया, अब मुझे तेरी ये बात पता चल गई, अब तू मुझसे 3 में चलेगा, 5 में भी नहीं।
हाँ 5 में तुझे मैंने लालच दिया था, अब तू 3 में चलेगा, वरना तेरे दोस्त जो छोड़कर आया था चाय की दुकान पे, वो अकेला तन्हा बेचारा बैठा है ना, उसको बता दूंगा कि तू कितना लालची इंसान है। और ये जो चलते चलते दोस्त बन रहे हैं ना तेरे, इनको भी पता। अब चाहे फोर्स 2fi, चाहे 3fi, चाहे 4fi, चाहे 5fi, अरे बोलो यार, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? 3, 5 भी नहीं, 3। तो पहले एक्सटर्नल फोर्स के साथ स्टैटिक बढ़ी, 1 कप 1 कप, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। उसके बाद जैसे ही मोशन आया काइनेटिक फ्रिक्शन आया, और काइनेटिक फ्रिक्शन आया तो वैल्यू गिर गई, कितनी हो गई? 3। अब जरा इसको याद रखना, जब हम नेक्स्ट अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इसी एग्जाम्पल से ग्राफ बनाऊंगा आपको, जो 11th क्लास में आपको लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन में मिलता है। ठीक है, चलो तो अब समझने की कोशिश करते हैं हम कि एक्चुअली फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है। चलो तो फ्रिक्शन कैसे सरफेसेस पे डिपेंड करता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो यार ये फ्रिक्शन तुम्हें अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ काफी अच्छा है, यहाँ पे हम चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, मतलब इस सरफेस के बीच में और मेरे पाँव के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है काफी अच्छी है, मुझे वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। चलो एक और सरफेस देखते हैं, चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? अरे अच्छा, आइस में क्या फ्रिक्शन नहीं था? अच्छा, आइस स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन कम था। आ जाओ मैं हेल्प करता हूं। तो बच्चों क्या समझ में आया? क्या फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है, किस टाइप की सरफेसेस हैं इस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था हमारे पिछले वाली स्किट के अंदर, वो एक्चुअली सरफेसेस के बीच में था। तो एक्चुअली ये कहना गलत है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, बल्कि सरफेसेस के बीच में बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस एक हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ टू सरफेसेस जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये कहना सही है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। अंडरस्टूड? चलो तो फ्रिक्शन सरफेसेस पे डिपेंड करता है, हमने देख लिया। अब और कौन सा फैक्टर है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है देखते हैं। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस पे, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और किस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है उसके लिए देखो, ये कार्टन लेकर आया हूं मैं और इसको मैं एक स्ट्रिंग से खींचने वाला हूं। तो जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूं, ऑब्वियसली यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको समझाने के लिए मैं अपने दोस्त को वापस बुलाता हूं, जो अभी बेचारा थोड़ा सा उसको चोट लग गई है, बर्फ में गिर के आ रहा है। आ जाओ, थोड़ा सा लंगड़ा रहा है वो, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा काम नहीं कराएंगे तुमसे। सुनो, इसके ऊपर कूद के खड़े हो जाओ जरा इसके ऊपर। अरे अब तो ये मूव नहीं हो रहा बच्चों, ऐसा क्या? अरे रुको भैया, गिरना मत, रुक जाओ, मेरे बच्चों को समझा दो फ्रिक्शन और किस पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ, पहले से कंपेयर करो, क्या बढ़ गया? क्या वेट बढ़ गया? देखो वेट मत बोलो, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स दीज ऑब्जेक्ट्स। ये वो फोर्स है जो अर्थ का सेंटर इनके सेंटर पे लगा रहा है, इसका यहां पे फ्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। सोच के बताओ, क्या फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? अर्थ की सरफेस और इस डब्बे की सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है, मेरे खींचने पे, इसके स्लिप होने पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना बच्चों। फ्रिक्शन विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सी फोर्स बड़ी है इन दोनों के बीच में? अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स बड़ी है? नॉर्मल इंक्रीज होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल की वैल्यू पे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है एंड सरफेस के अवे लगती है। हमेशा याद रखना, नॉर्मल फोर्स कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड सरफेस से अवे। हाँ, यहां पर बच्चों नॉर्मल वेट के इक्वल होगा क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और बॉडी वाई डायरेक्शन में जो है मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको इंक्लाइन पे कर दूंगा तो वहां पे नॉर्मल मेरा चेंज हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो है वो और किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे करता है, अपार्ट फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो बच्चों फ्रिक्शन हमें समझ में आ गया, डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, वो सरफेसेस जो इंटरैक्ट कर रही हैं, और हर दो सरफेसेस के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अगर दोनों सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हो तो ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कोई स्लिप नहीं करेगा एक दूसरे पे, दोनों साथ में जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर स्लिपिंग हो रही है दोनों सरफेसेस के बीच में, उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम जो म्यू यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? म्यू के यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का? काइनेटिक फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैंने कहा आपसे। इट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन यानी सरफेस, और वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे। ठीक है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमेशा म्यू एस इंटू एन होगा? ये हमें अब चेक करना है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं क्योंकि अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड व्हाट इज काइनेटिक। बिफोर दैट कैन यू टेल मी म्यू के बड़ा होगा या म्यू एस बड़ा होगा? जल्दी से बताओ, क्या म्यू के बड़ा होगा या म्यू एस बड़ा होगा? वेरी गुड, म्यू एस बड़ा होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक से ज्यादा होता है। ये तो आप कभी नहीं भूलोगे कि बैठे हुए जो बॉन्ड्स बनाए हैं चाय पीते हुए, वो चलते हुए बॉन्ड से ज्यादा बेटर होते हैं। अब वही चाय वाला एग्जाम्पल याद करो और उसी से मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। देखना, मैं उसी से ग्राफ प्लॉट करूंगा, तुमको बहुत मजा आएगा। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 थी, मैं किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं? यहां पे मैं फ्रिक्शन ले रहा हूं, यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स F ले रहा हूं। ठीक है, F इज द फ्रिक्शन, F इज द नंबर ऑफ द कप्स एंड कैपिटल F इज द एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, दोनों दोस्त बिल्कुल खुश थे, तो फ्रिक्शन भी कितना था? 0। एक कप आया तो उसको किसने काटा था? एक कप ने काटा था। 2 आया था, 2 ने काटा था। 5 आया था, 5 ने काटा था। करते 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 5 तक आ गए थे। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या इसको मैं नाम दे सकता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन? अरे वाह वाह वाह, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, जैसे अब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर एक्सटर्नल फोर्स आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, नहीं भी बढ़ाओ, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आप बढ़ा लो, जो करना है करो। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट वैल्यू, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होती है? नहीं, थोड़ी सी कम होती है। क्यों? याद करो, उसको ब्लैकमेल करेगा कि तुमने बदमाशी करी थी, इस वजह से अब तुमको 5 कप भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें कितने मिलेंगे? 3 कप मिलेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आता है और फिर सीधे जाता है। दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब यहां पे बुक्स में आप लोगों को हल्का सा ऐसा कर्व मिलेगा, फिर वो नीचे आएगा। अब हमें नहीं पता वो ट्रांजिशन टाइम कितना है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं बना रहे वो। और एक प्रॉपर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ तैयार है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या तुम लोग बता सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन इटसेल्फ किस पे डिपेंड करेगा? न्यू के इंटू एन। यहां पे क्या आएगा? म्यू के आएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? म्यू के इंटू एन होगी। अच्छा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या फॉर्मूला Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होगा। लेकिन ये वैल्यू जो भी आएगी कैलकुलेट करके, वो मैं कहां लूं? यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, या यहां पे लूं? कहां पर लगाऊं ये वैल्यू? कहां इस फॉर्मूला को यूज करके जो मुझे आंसर आएगा वो मेरे ग्राफ में कहां पर है? सोच के देखो। ये जो वैल्यू आएगी आपको बच्चों, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये वो 5 कप वैल्यू है। इट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक का फॉर्मूला नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये स्टैटिक के मैक्सिमम का फॉर्मूला है। ये वैल्यू आपको बताएगी कि मैक्सिमम, भाई ये वैल्यू एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर म्यू एस और म्यू के को सेम कर दो तो फिर ये वही वैल्यू है यानी 5 कप और 5 कप। तो फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बदला क्या है? म्यू के और म्यू एस बदला है, जिससे वो ग्राफ हल्का सा बदला है। बात समझ में आ रही है? और क्यों बदला है मैंने आपको बताया था। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम होगी स्टैटिक से। अब इसको मैंने कैसे समझाया था? यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि देखो 5 कप थे लेकिन 2 ले लेगा, चलेगा 3 में, और कांस्टेंट चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 3 3 3 3 3। फील हो रही है बात? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिर सर अगर मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो कैसे निकालें? स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो कैसे निकालें? बताओ बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकाला था भाई? 1 कप आया था तो
1 कप, 2 कप आया था तो 2 कप। याद करो मैंने तुमसे पूछा था बुक को 5 न्यूटन से पुश करोगे तो वापस भी कितना लगेगा, 5 न्यूटन। 10 न्यूटन लगाओगे तो वापस भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन, ताकि एफ नेट 0 हो जाएगा। भाई एफ नेट 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है बच्चों, वो होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। किसके इक्वल? अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या उसके इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, पहले हम कम का केस ले लेते हैं। अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एक्सटर्नल के इक्वल ही होगी। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो? अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, भाई लिमिटिंग वो ले सकता है 5 न्यूटन तक, हम लगा रहे हैं सिर्फ 2 न्यूटन, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ एक्सटर्नल के इक्वल आएगा। पर अगर एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग के इक्वल हो गया तो फिर एफ एस कितना हो जाएगा, एफ एस लिमिटिंग के ही इक्वल होगा, यानी म्यू एस इंटू एन के इक्वल ही होगा। और अगर एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग से भी ज्यादा हो गया तो फिर फ्रिक्शन जो है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू के इंटू एन करोगे, म्यू एस इंटू एन नहीं करोगे। तो अब यहां पे केस और क्या बनेगा, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिमिटिंग, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। बोलो हाँ या ना? भाई लिमिटिंग के केस में भी फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, क्योंकि लिमिटिंग इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एफ एस कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन लगेगा फॉर्मूला, हाँ या ना? और अगर एफ एक्सटर्नल मेरा लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो उस केस में फ्रिक्शन एफ के बन जाएगा और फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा। और आपको म्यू एस और म्यू एन क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, म्यू एस और म्यू के दिया होता है। और ये याद रखने की बात है कि म्यू एस जो है वो म्यू के से ज्यादा होता है प्रैक्टिकली। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वल दे देते हैं, हम कहते हैं एक ही म्यू मेंशन करते हैं। अगर एक ही म्यू मेंशन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि म्यू एस और म्यू के दोनों उनके लिए सेम है, तो एक ही फॉर्मूला आएगा। तो बेसिकली जो वो ग्राफ आपसे बनवाना चाह रहे हैं वो ये वाला ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? ऐसे जाएगा और फिर स्ट्रेट जाएगा, तो वो जो डिप है वो बता ही नहीं रहे, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। वो अज्यूम कर रहे हैं कि म्यू के और म्यू एस सेम है, वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो 5 कप में ही एक्सटर्नल फोर्स चला रही है, और वो जो लालच वाली बात थी, वो जो ब्लैकमेल करने वाली बात थी, वो किसी को नहीं बता रहा। इज दिस क्लियर? तो आपको सिर्फ एक स्किट और सिर्फ एक एग्जाम्पल से मैंने जो ये ग्राफ फील करवाया है कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है, कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है और कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है। बात यहीं खत्म करते नहीं है, इतना कुछ हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन के बारे में, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, ताकि हमें ये यकीन रहे कि यहां पर हम सिर्फ एनिमेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे, बस उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या हम कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल अप्रोच भी कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन देखो, एक 10 kg की ब्लॉक के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। फोर्स चेंज हो रहा है, पहले 10 है, फिर 20 है, 50 है, 60 है, 100 है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब अगर आप प्रीवियस वाला एग्जाम्पल याद करो, जो प्रीवियस पॉइंट हमने डिस्कस करा था ग्राफ के नीचे, मैंने आपको बताया था अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से कम है तो क्या करना है, इक्वल टू है लिमिटिंग तो क्या करना है, और ग्रेटर देन लिमिटिंग है तो क्या करना है। इस वजह से सारी इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, आप जो है सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये आपकी बाउंड्री होगी। इससे पहले आपको पता चलेगा स्टैटिक है, इसके बाद आपको पता चलेगा काइनेटिक है कि नहीं। तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है ये समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, बाउंड्री कौन सी है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला लगा दो। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जल्दी से बताओ। एफ एस मैक्स इज नथिंग बट, इसी को एफ एल यानी लिमिटिंग कहते हैं, विच इज नथिंग बट म्यू एस इंटू एन। अब एन कैलकुलेट करो,
कई बच्चे फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं म्यू एम जी, उनको लगता है n इज इक्वल टू एम जी। भाई n इज इक्वल टू एम जी सिर्फ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर n, बताओ हाँ या ना, नीचे एम जी, बॉडी बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से नॉर्मल जो है एम जी की इक्वल होगा। पर ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इंक्लाइन पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नहीं पढ़ा तो फिक्र करने की बात नहीं है, ऐसे ही चेंज हो सकता है नॉर्मल, ठीक है। इसलिए हम फॉर्मूला क्या याद करेंगे, म्यू एस इंटू एन याद करेंगे। अब यहां पे आ जाएगा मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस 0.5 दिया है, मास 10 दिए, जी को 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है 50 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम, यानी 50 कप तक मैक्सिमम 50 कप को काट सकता है। बात समझ में आ रही? इससे एक बूंद भी चाहेगी ज्यादा अगर उसको दिख गई उठ के भाग जाएगा ठीक है। चलो तो 10 न्यूटन अगर हम लगाएंगे, 50 न्यूटन प्लीज बेयर इन माइंड, अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे बताओ क्या होगा? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा? रेस्ट में। तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। शाबाश। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? अगर रेस्ट में है तो देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स यानी 10 न्यूटन। बिल्कुल सही। 20 न्यूटन पे 20 न्यूटन, 50 न्यूटन पर 50 न्यूटन पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। याद रखना लिमिटिंग पे भी रेस्ट में रहेगा, उससे हल्का सा ज्यादा, एक बूंद ज्यादा अगर आए 50.0001 फिर काइनेटिक में हो जाएगा। तो यहां पे भी कितना? 50 न्यूटन। कोई शक की बात बिल्कुल नहीं। अब 60 न्यूटन है। फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सारे कौन से फ्रिक्शन था? स्टैटिक। और 50 के बाद जितने फ्रिक्शन है वो क्या होंगे बताओ मुझे? काइनेटिक। तो क्या तुम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हो? अरे वाह वाह वाह, बताओ मुझे कितना है? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होगा? क्या म्यू के इंटू एन को मैं म्यू के यानी 0.2 इंटू नॉर्मल मेरा वापस से कितना हो जाएगा? एम जी यानी 10 इंटू 10, तो शायद ये मेरा 20 न्यूटन आ जाएगा म्यू के। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 60 न्यूटन है तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन हो गई तो भी मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन कितना होगा? 20 न्यूटन ही होगा, क्योंकि लिमिटिंग के बाद जो फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर म्यू एस और म्यू के सेम हो तो फिर 50 पे ये टेबल चलती जाती, 50 50 50 50 50। लेकिन क्योंकि म्यू के कम है तो 50 से गिर के 20 20 20 20 गिर। फील हो गया? अब आप वो ग्राफ बनाओगे यहां पर तो वैसे ही ग्राफ बनेगा, जूम लीनियर, फिर थोड़ा सा गिरेगा और फिर कांस्टेंट। तो ये था डिस्कशन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। कोई बेसिक क्लास में भी अगर 8th क्लास में भी फ्रिक्शन पढ़ता है या 9th में भी, वो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको फ्रिक्शन बिल्कुल क्लास 11 तक के सिलेबस का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।